हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम अपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया और उस पर आधारित मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए। ठीक है। और प्रतिरोधकों के संयोजन पर मैंने आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करवाए, कैसे अपन उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बाकी बुक के क्वेश्चन एक बार आपको खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन नंबर को भेज दीजिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में उनको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता पर आधारित एक न्यूमेरिकल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी आरबीएससी बोर्ड का आंकिक प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि किसी ताप पर तांबे के एक तार का, है ना, कोई ताप है और उस पर अपने पास में एक तांबे का तार है, उसका प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है ना, ठीक है, उसका वो दुगना हो जाएगा। कौन? किसी ताप पर तांबे का प्रतिरोध। क्लियर यहाँ तक? जबकि इसमें अल्फा उसका जो ताप गुणांक है ये इसमें दिया हुआ है। अब देखो इसको हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि इसने कहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो ये सब बातें मैंने कही है, आपको पहले भी समझाया है कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो आप उनको लिखिए पहले कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप मान लीजिए कि प्रतिरोध है आर नोट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध, ताप पर प्रतिरोध जो है वो क्या है, आर नोट है। क्लियर यहाँ तक? तो ये अपना क्या है, प्रारंभिक तापमान है। भाई टी नोट और टी लिखते थे कि नहीं, मैंने आपको समझाया था। अगर नहीं मालूम है तो एक बार वापस से उस लेक्चर को देख लेना। ठीक है। फिर इसने कहा कि किसी ताप पर, तो मैंने मान लिया कि वो ताप कोई जो है वो टी है, और ये तो इसने पूछा ही है कि किसी ताप पर, है ना, किस ताप पर, सॉरी किस ताप पर बोला है यहाँ पर, ये किस ताप पर होगा ये क्वेश्चन में। सॉरी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, किस ताप पर पूछा ये। तो टी वो तापमान पूछा है कि कितने तापमान पर इसका प्रतिरोध जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान का जो प्रतिरोध है उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है। तो अब मान लो कि इस तापमान पर वो प्रतिरोध क्या है बच्चों, आर है। ठीक है, अपन आर ही लिखते हैं ना उसको। ठीक है। और ये आर इस प्रतिरोध का कितना हो गया, दोगुना हो गया। अब ये क्वेश्चन ही आसान हो गया अब तो हल करना। ठीक है। तापमान गुणांक दिया हुआ है और ये तापमान पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए आप क्या करोगे, वापस से एक बार वो समीकरण लिखोगे। आर इक्वल आर नोट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नोट, ये वाला। टी नोट तो जीरो है, बच गया क्या, अल्फ़ा टी। में इसको ऐसे लिख दूँ, आर इक्वल आर नोट प्लस आर नोट अल्फ़ा टी मल्टीप्लाई करके। भाई ये तो जीरो है ना, क्लियर नहीं आता। ठीक है। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं और इसको और सोल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से आर नोट इधर आ जाएगा। पूछा क्या है, टी, तो मैं टी इक्वल क्या लिख सकता हूँ बच्चों, आर माइनस आर नोट डिवाइड आर नोट अल्फ़ा। ठीक है। तो टी इक्वल आर कितना बताया इसने, 2 आर नोट, दोगुना था, माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू अल्फ़ा कर देता हूँ। तो ये आर नोट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं यहाँ से। ठीक है। तो t इक्वल क्या बच जाएगा, ऊपर 2 - 1 तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/अल्फ़ा बचेगा, ओनली 1/अल्फ़ा। तो t इक्वल 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान इसमें कितना दिया है, अल्फ़ा का मान दिया है 4.0 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं। 4.0 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाओ, ऊपर जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। और 10⁻³ का मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1000 अपॉन क्या चल रहा है 4। अब भाग दे दो, 4 दूनी 8, पंजे 20, 250 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों अभी यहाँ तक का? ये क्वेश्चन नंबर था 8। ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होना, एक बार खुद सोचो। एक बार नहीं आता है कोई बात नहीं है, दूसरी बार एक बार और ट्राई करो। ठीक है। फिर नहीं आता है तो शायद आप दूसरी बार में आप आधा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।
तो इसी टाइम में हो सकता है आपने 90% क्वेश्चन सोल्व कर लिया हो, लेकिन जब तक आप बार बार में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो निखार है वो नहीं आएगा। बार बार में प्रैक्टिस करो, ठीक है, और हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज का। अब देखो मैंने कहा है कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर और भी क्वेश्चन हैं बुक में, ठीक है, वो आपको करने हैं। बुक में एक इनफाइनाइट सीरीज का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो बिल्कुल संधारित्र में करवाया था मैंने, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक है सक्सेसिव रिडक्शन का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है संयोजन का, ठीक है। ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही, ये दोनों ही क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्राई जरूर करना है, ऐसे मत बोलना कि सर ये नहीं आया। अगर नहीं आता है तो ऐसे नहीं कि सर डांट देंगे वगैरह कुछ कर देंगे, ठीक है, पूछ लेना, है ना, बता देना कि सर ये क्वेश्चन वापस से समझा दो। क्वेश्चन ट्राई करते रहो, सोल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे, नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। साथ में अब आज अपन बच्चों स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। अगला अपना आज का टॉपिक होगा सेल, ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। इससे बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 2 बार पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी होता है ये, नीट जेई मेन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये सेल वाला, ठीक है। सेल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासों में, या केमिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा सेल के बारे में। सेल कहते किसे हैं? देखो सेल की नॉर्मल सी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। सेल सेल कहते किसे हैं, सेल क्या होता है, ठीक है। सेल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि वह विद्युतीय युक्ति जिसके द्वारा, देखो सेल में क्या होता है अपन जानते हैं, कुछ विलयन होता है, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, कुछ विलयन डालते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट डाला हो, NH4Cl9 सादर उसमें डाला हो, ठीक है, इस तरीके से हम उसमें कुछ विलयन डालते हैं, H2SO4 वगैरह। अब ये एक विलयन है, रासायनिक विलयन होते हैं ये। अब रासायनिक विलयन जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड उनमें डाले जाते हैं तो उनमें आयन उत्पन्न होता है, आयनों का प्रवाह होता है, एक रासायनिक क्रिया होने लगती है। मैं इसको अभी बताऊंगा आगे डायग्राम से, कोई दिक्कत वाली है ना, एक एक चीज़ को मैं सुनते हुए चलना है ना, ध्यान से सुना करो मेरे एक एक वर्ड को, क्योंकि फिजिक्स में हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं आप देख रहे हो, चलो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप देख रहे हो, अचानक से मान लो आपके पास में कोई आ गया हो और आपने उस पर उस तरफ ध्यान नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस तरफ ध्यान नहीं गया, उधर ध्यान चला, और मैंने कुछ कहा इंपॉर्टेंट कुछ बोल दिया हो, तो वो आपका वो मिस हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुना करो बच्चों। अगर आप नोट्स में लिखना चाहो उन चीज़ों को तो आप लिख भी सकते हो। मैं यहाँ पर सेल के बारे में बता रहा हूँ कि ये सब एक रासायनिक विलयन होते हैं, और रासायनिक विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एक रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ऐसी युक्ति को हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल की मैं पहले परिभाषा लिखाऊंगा ताकि आप नोट्स में अरेंज अच्छे तरीके से उनको लिख सको, ठीक है। तो सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह विद्युतीय युक्ति, वह विद्युतीय युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है, सेल कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ये तो हो गया सेल की परिभाषा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है सेल की। अब अपन समझते हैं कि ये किस तरीके से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी,
ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, एक बार उसके बारे में हम जान लेते हैं नॉर्मली। हालांकि इतना हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो इनके विद्युत वाहक बल हुआ, टर्मिनल वोल्ट था, आंतरिक प्रतिरोध वगैरह, ये सब इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से इसको समझा देता हूँ सेल के लिए। देखिए बच्चों, सेल में एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, और इस सेल में मान लो कि ये ऐसा कुछ इसमें विलियन भरा हुआ है, इस तरीके से। इसमें मान लीजिए हमने जो विलियन भरते हैं, जो इसमें विलियन भरा जाता है, उसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो विलियन है इसको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। क्लियर बच्चों, इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये सेल, अब देखो सेल भी आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको वापस से आवेशित नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल वे होते हैं, अभी मैं इनके बारे में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मान लो कोई भी सेल है, बोले वो प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है, वो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डुबो दिया जाता है, इलेक्ट्रोड को इसमें डुबोया जाता है। ये मान लीजिए अरे यार एक मिनट, ठीक है, ये ध्यान सीधा कर लेना यार तुम लोग। ठीक है, ये मैंने दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डुबो दिए इस तरीके से। अब जो इलेक्ट्रोड के डुबोने पर, इलेक्ट्रोड के डुबोने पर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ये छड़ हो गई इलेक्ट्रोड की। अब आप सोचोगे सर क्या कर रहे हैं यार। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार वापस से। चलिए इतना ही मान कर चलते हैं अपन। चलिए, दो अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों इलेक्ट्रोड जैसे हम इसमें डुबोते हैं तो क्या होता है कि जो विलियन जो होता है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड भी धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं, ये धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे कोई जिंक की रोड हुई, ग्रेफाइट वाली रोड हुई, ठीक है, जिंक रोड, ग्रेफाइट रोड या कॉपर, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इनको डुबोया जाता है या फिर कोई विलियन इसमें डाला जाता है, ठीक है, तो ऐसा होते ही इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसमें धनायन व ऋणायन अलग होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, धनायन और ऋणायन अलग हो जाते हैं। तो ऋणायन क्या करते हैं, कोई दूसरे एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर उस पर संग्रहित होना स्टार्ट करते हैं, और धनायन कोई दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर संग्रहित होते हैं। मान लो जैसे इस पर आकर, इस पर ऋणायन इस तरीके से आकर संग्रहित हो रहे हैं, और इधर क्या आ रहे हैं, इस पर धनायन आकर इस पर संग्रहित होते हैं, इस पर आकर ये इस तरीके से आकर संग्रहित हो जाते हैं। ऐसा होने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो उच्च धनात्मक विभव पर आ जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो जिस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिस पर ऋणायन आकर संग्रहित होते हैं, ठीक है, वो निम्न विभव पर आ जाता है। मतलब इन दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर इस पर धनावेश अगर आकर संग्रहित हुआ है तो ये बच्चों ये कहलाएगा एनोड, इसी को हम कहते हैं एनोड, ठीक है, ये एनोड कहलाएगा, ठीक है। मैंने इसको ए लिख दिया है, ठीक है। और जो जिस पर जो निम्न ऋणात्मक विभव पर है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। इसको हम क्या बोल देंगे, कैथोड हम कह देंगे इसको,
ठीक है, मैंने इसको कैथोड के लिए मैंने इसको सी लिख देता हूँ, कैथोड के लिए सी। ये बात आपको क्लियर होगी। अभी देखिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन इनके मध्य ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इनके मध्य क्या उत्पन्न हो गया है, एक विभवांतर। क्या उत्पन्न हो गया है, विभवांतर उत्पन्न हो गया। इसी विभवांतर को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वो सब बातें लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स अपन यहाँ पर बनाएंगे सेल के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बता देता हूँ, जो मैं भी बोल रहा था कि सेल दो प्रकार के होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, सेल दो प्रकार के होते हैं, लिख लेना आप लोग। सेल दो प्रकार के होते हैं, ताकि आपको हर एक बातें मालूम हो। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सेल है वो होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल होता है, हम इसकी एक बार परिभाषा लिख लेते हैं प्राथमिक सेल की। वह सेल जिसे जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता, जो है ना। अपन जानते हैं अपने पास में कुछ सेल होते हैं, ठीक है, जैसे रिमोट वाले सेल हुए, ठीक है, उनको आप क्या चार्ज कर सकते हो क्या, रिमोट वाले सेल को? तो वो जो सेल जिनको हम चार्ज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। तो वह सेल जिसे पुनः आवेशित, चार्ज का मतलब आवेशित, ठीक है, आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लेखनांशी सेल, लेखनांशी सेल ये अपन लैब में बनाएंगे जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं। लेखनांशी सेल, इसका विद्युत वाहक बल जो है मैं लिख देता हूँ साथ में। इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.48 वोल्ट या 1.45 भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेनियल सेल, डेनियल सेल इसका होता है लगभग 1 वोल्ट होता है, या फिर 1.1 वोल्ट आप इसको लिख सकते हो। और भी होते हैं, शुष्क सेल हुआ, शुष्क सेल, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 वोल्ट होता है। रिमोट वाले सेल, ये सब शुष्क सेल, वोल्टिक सेल, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे प्राथमिक सेल के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो सेल है वो होता है कौन सा, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, सेकेंड, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। जैसे अपने जो रिमोट वाली कारें आती है, ठीक है, खिलौने, उनमें जो सेल आते हैं उनको हम चार्ज कर सकते हैं, येलो कलर के। ठीक है, सेविंग मशीन आती है ना, चार्जिंग वाली, ठीक है, वो द्वितीयक सेल ही है। कारों में जो हम बैटरी का उपयोग करते हैं वो भी द्वितीयक सेल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वह सेल जिसे पुनः आवेशित, जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, सॉरी, द्वितीयक द्वितीयक सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक होता है सीसा संचायक सेल बोलते हैं, सीसा
संचायक सेल, इनका वोल्टेज ऑलमोस्ट 2 वोल्ट से अबव ही होता है, 2 वोल्ट से ऊपर होता है, 2 वोल्ट से ऊपर, ये ध्यान रखना है, ज़्यादा ही मिलेगा आपको इनका। ठीक है, कोई भी चार्जिंग सेल वगैरह, कार की बैटरी, ठीक है, ये भी क्या है, द्वितीयक सेलों में गिना जाता है इनको। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल में क्या होता है। मैंने अभी ऊपर समझाया आपको कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक विलयन होता है। इलेक्ट्रोड जैसे जो होते हैं ये धात्विक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये धात्विक होते हैं। तो ये धातु और ये धातु जो विलयन होता है उनसे ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करती है, जिससे ये इनके आयन अलग हो जाते हैं। धनायन किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाता है, ऋणायन किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाता है, और उन पर ये धनायन व ऋणायन संचित हो जाते हैं, जिनसे अब देखो इस पर केवल धनायन है, इस पर केवल ऋणायन है, तो ये धनावेश मतलब उच्च धनात्मक विभव पर हो गया और ये निम्न ऋणात्मक विभव पर हो गया। इसका मतलब दोनों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जैसे हम इनको उपयोग करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ जोड़ दी, जैसे बल्ब बीच में जोड़ दिया, तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा। बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑन तभी होगा, मतलब इसमें विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब आप यहाँ पर कोई प्रतिरोध जोड़ते हो, लोड प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं। लोड प्रतिरोध का मतलब कुछ भी हो सकता है, रिमोट हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई रिमोट वाली कार हो सकती है। ठीक है, ये सब अपने लिए लोड प्रतिरोध कहलाते हैं। लोड प्रतिरोध जोड़ते ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये सब मैं आगे वापस से बताऊंगा। तो ये सेल होता है, सेल के ये प्रकार होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे आगे कि सेल के विद्युत वाहक बल को समझेंगे। नेक्स्ट टर्म होगा इसका, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता को हम समझेंगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम एक बार वापस से सेल बना लेते हैं ताकि आप समझ सको कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो मैं एक बार सेल को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ये सेल बना लेता हूँ मैं, ये लीजिए। इसमें हम विलयन डाल देते हैं। इस विलयन को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहेंगे। इसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड, सॉरी कलर दूसरा था ना पहले वाले में, तो कलर वही लेंगे। 2 इलेक्ट्रोड, ये लीजिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये विद्युत अपघट्य, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड। ठीक है, मान लो कि ये वाला जो है क्या है, एनोड, इसको हमने एनोड माना था क्योंकि इस पर मान लो धनायन आकर संचित हो गए, और ये क्या है अपना कैथोड, ये सी और ये है ए। क्लियर यहाँ तक। अभी इस सिचुएशन में अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, देख सकते हो, है ना। बस होगा क्या, जैसे आप इलेक्ट्रोड डुबा देते हो इस सेल के भीतर, इसके विलयन में, तो होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया से धनायन व ऋणायन उत्पन्न होते हैं। ऋणायन किसी एक इलेक्ट्रोड पर, धनायन किसी एक इलेक्ट्रोड पर अगर संचित हो जाता है, जिससे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम इतनी बड़ी परिभाषा हम नहीं लिखेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के लिए। सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा भी 2 होती है। मैं दोनों परिभाषाएं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ साथ में नोट्स में। ठीक है, देखो पहली परिभाषा तो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। भाई अभी देख रहे हैं, अभी सेल में कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इनके दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का जो विभवांतर है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, हम लिख सकते हैं कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है। इसे बच्चों इसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कुछ चिन्ह होता है, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ई जैसा ये चिन्ह होता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक देखो मैं लिख देता हूँ कि इसका मात्रक वोल्ट होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मात्रक और भी होता है, वोल्ट ही नहीं होता है। इसका मात्रक जूल पर कूलम भी होता है, जो मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे आएगा जूल पर कूलम। ये मैंने क्यों बताया मात्रक यहाँ पर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, ये बल देखकर ये बोलते हैं सर इसका मात्रक न्यूटन होगा, है ना। तो इसका मात्रक न्यूटन नहीं, सेल का विद्युत वाहक बल ये एक विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो एक परिभाषा मिली हमें यहाँ से सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, और ये यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए। जैसे ये सेल का विद्युत वाहक बल है ई, तो ये क्या था बच्चों? एक्चुअल में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर है ना। तो आप क्या लिख सकते हो भाई, एक V प्लस होगा और एक क्या होगा? V माइनस होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल विभवांतर, टोटल विभव। ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ही क्या है अभी सेल का विद्युत वाहक बल है। एक परिभाषा और होगी यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल के लिए भाई, जब इसमें आयनों का प्रवाह होगा। देखो भाई इलेक्ट्रोड जैसे विद्युत अपघट्य में इनकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, आयन विभक्त होंगे धनायन के रूप में और ऋणायन के रूप में, है ना। इधर मान लो कि इस पर क्या आ रहे हैं? ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर आ रहे हैं धनायन उत्पन्न हो रहे हैं इसके। ठीक है। तो ये धनायन व ऋणायन जब इनका प्रवाह हो रहा होता है, ठीक है, तो इनके प्रवाह, अब ये प्रवाह होगा विद्युत अपघट्य के अंदर ही होगा, तो ये प्रवाह सरलता से तो नहीं होगा। इनके प्रवाह के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है। तो ये कार्य जो है इनके एकांक आवेश के प्रवाह पर अगर होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमने विभव वाले पॉइंट में पढ़ा है कि विभव क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। वहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि आवेश को एकांक मतलब किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सेल में क्या हो रहा है कि आयन का प्रवाह हो रहा है, और इन आयनों को, या आयन को हम बोल सकते हैं अभी यहाँ पर आवेश, है ना। इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए इनके एकांक मान पर किया गया कार्य, क्योंकि इनको प्रवाह करने के लिए कोई कार्य तो अवश्य होगा, क्योंकि विभवांतर है भाई, दोनों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब विभवांतर होगा तो बच्चों ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कार्य भी होगा, आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य भी किया जाएगा। ठीक है। या कोई ऊर्जा ना, कोई भी चीज़ अपने आप में स्वयं प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। जैसे यहाँ से आवेश, यहाँ धनायन था, अब वो धनायन यहाँ से यहाँ तक जाएगा,
तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बच्चों कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, ऋणायन यहाँ है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है इनके प्रति एकांक मान पर, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल। तो मैं इसकी एक और परिभाषा लिखवा रहा हूँ सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, दूसरी परिभाषा। ठीक है, अथवा करके लिख लीजिएगा, अथवा। दूसरी परिभाषा क्या है कि एकांक आवेश को, क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा किया गया कार्य, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, या फिर एकांक आवेश पर, सेल में एकांक आवेश पर किया गया कार्य। ठीक है, सेल में आवेश के प्रवाह में, या मैं और लिख देता हूँ एक और परिभाषा, या सेल में आवेश के प्रवाह में एकांक आवेश पर किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये देखो मैंने इतनी परिभाषा इसके लिए लिख दी। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, तो E इक्वल टू W/Q। ठीक है भाई, लिखते थे ना ऐसा अपन, V इक्वल टू W/Q। V क्या होता है, विभवांतर, और यहाँ पे विभवांतर कौन है, सेल का विद्युत वाहक बल। E इक्वल टू W/Q। ये बात ध्यान देना आपको, अभी भी मैं पहले बोल रहा हूँ, अभी सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऐसा। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये टर्म्स बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, और अभी इस सिचुएशन में और इस वाली परिभाषा के अनुसार इसका ये सूत्र हो जाएगा, E इक्वल टू W/Q हो जाएगा। और अब मात्रक देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक और मात्रक क्या हो गया, जूल पर कूलम्ब, जो मैंने बताया था ऊपर। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे क्या, सेल की टर्मिनल वोल्टता। अगला अपना पॉइंट होगा सेल की टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, ये तो था सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है सेल की टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभवांतर भी बोलते हैं इसको, और टर्मिनल वोल्टता भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टता बोल दीजिए या फिर विभवांतर बोल देना। क्लियर। सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, अब इसको समझिएगा। तो हम फिर से इसको समझने के लिए सेल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये सेल है, सेल में हमने भर दिया क्या, अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ये हमने भर दिया इसमें विद्युत अपघट्य। फिर क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले भी समझा था इस चीज़ को। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है वास्तव में कि अभी इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही।
ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी कि जब मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य, जैसे ये इलेक्ट्रोड कौन सा था, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये था कैथोड और ये था एनोड। अब इन दोनों के मध्य हम कोई लोड प्रतिरोध जोड़ देते, लोड प्रतिरोध, ठीक है, आर, इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। ये प्रतिरोध जोड़ दिया, ये प्रतिरोध जोड़ते ही क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि ये क्या है, कौन सा चिन्ह है, ये क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड, तो ये प्लस और ये क्या है माइनस। धारा कैसे प्रवाहित होगी बताओ, धारा इधर से ऐसे प्रवाहित होगी, ऐसे। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ इसमें धारा का प्रवाह होगा। पहले वाले में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, अब धारा प्रवाहित हो रही है, आई। अब बच्चों जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर क्या हो गया, आई आर, तो इसका मतलब यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, एक विभवांतर इलेक्ट्रोड के मध्य, अब एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। जैसे धारा प्रवाहित हुई तो ये वाला जो विभवांतर है इसको हम बोलते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो हम सेल की टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर, सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। V, ये अपना V ही क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टता है। अब हम सेल की टर्मिनल, अब देखो इसमें सेल क्या हो रहा है बच्चों, निरावेशित। अब इसमें दो अभिक्रियाएं स्टक हो सकती है, सेल निरावेशित हो सकता है, सेल आवेशित हो सकता है। अभी सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। अभी हम इसके लिए एक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता, इसका V का मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सेल की टर्मिनल वोल्टता जो V है, ये प्राप्त करने के लिए मुझे एक टर्म तुम्हें और समझाना होगा, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है इस सेल का खुद का प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। पहले हम एक बार सेल के आंतरिक प्रतिरोध को समझेंगे, ठीक है, फिर हम सेल की टर्मिनल वोल्टता की समीकरण प्राप्त करेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इससे रिलेटेड आज हम केवल बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इनको ध्यानपूर्वक आपको समझना है बच्चों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट अपना अगला पॉइंट क्या है, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैं यहाँ पर इसी के डायग्राम से इसको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछी हुई है, ठीक है। सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का विद्युत वाहक बल, इनके मध्य अंतर पूछे जाते हैं। अब चेक कर सकते हो, सेल का विद्युत वाहक बल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जबकि सेल के टर्मिनल वोल्टता में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो उस समय का वो विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल है, जबकि यहाँ पर इस समय इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, टर्मिनल वोल्टता को और अच्छे से समझने के लिए मुझे यहाँ पर क्या समझाना चाहिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
सेल के इस आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है देखिए। अब ये जो सेल है इसमें देखिए अब धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखना आप इसको समझना अच्छे से, ये धारा ऐसे प्रवाहित होती हुई ऐसे गई। वास्तव में सेल में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आयनों के प्रवाह के कारण। ये नोट कर लेना बच्चों। मैं देखो मैं कुछ बातें है ना, ऐसे नहीं सर इसमें कोई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, नहीं, इसमें आयन प्रवाहित होंगे। मैंने आपको विद्युत धारा जब पढ़ा रहा था वहां पर मैंने लिखवाया भी होगा, आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैं यहाँ पर फिर से लिखवा रहा हूँ, सेल में आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है, ये प्रवाहित होती हुई ऐसे जाएगी। अब बच्चों ये विद्युत धारा अंदर कैसे प्रवाहित होगी अब बताओ। ठीक है, अंदर कैसे प्रवाहित होने वाली है? ऐसे, ये धारा ऐसे जाएगी अंदर, ठीक है, इस तरीके से प्रवाहित होगी अंदर। बताइए, ये आई। अब जब ये धारा इधर प्रवाहित हो रही होगी विपरीत दिशा में, जबकि बाहर देखो आप धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ये कुछ बातें आपको समझने वाली है। बाहर विद्युत धारा बिल्कुल प्लस से माइनस की ओर, मतलब एनोड से बिल्कुल कैथोड की ओर, मतलब धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रही है, जबकि अंदर ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल, मतलब कैथोड से एनोड की ओर अंदर प्रवाहित हो रही है। एक तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर से ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ प्रवाहित होने वाली, इस सेल के भीतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? अवरोध करता है। और यह अवरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अपन जानते हैं कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह का जो अवरोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर सेल में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है इसके प्रवाह का जो अवरोध जो करेगा वो कौन करेगा? ये विद्युत अपघट्य पदार्थ करेगा। ठीक है, तो ये अवरोध ही क्या कहलाता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा का अवरोध किया जाता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा विद्युत धारा का किया गया अवरोध लिख देते हैं, किया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी बच्चों। अब हम यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त करेंगे, सेल की टर्मिनल वोल्टता की समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अब मुझे यहाँ पर क्या लिखनी चाहिए? सेल की टर्मिनल वोल्टता की समीकरण यहाँ पर लिखनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी इसकी मतलब समीकरण होगी। कैसे हम इसको समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हम पहले इसकी समीकरण नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि हमने पहले इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर मान लो कि ये आंतरिक प्रतिरोध है R। अब ये इधर प्रवाहित हो रहा है, तो इस पर भी बच्चों एक विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव पतन होगा I × स्मॉल r।
बाहर हो रहा है आई इंटू आर। ये तो टोटल मतलब इनके बीच का विभवांतर, अभी वो तो क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब हम क्या बोलते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टा बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अभी मैं इसके लिए सेल की निरावेशन के लिए जो समीकरण है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि सेल सेल की जो निरावेशन की जो समीकरण है, देखो सेल के जो निरावेशन की समीकरण है, सेल के, ये क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सेल के निरावेशन निरावेशन की समीकरण, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे भाई, एक तो क्या हुआ इसमें, विभवांतर टर्मिनल वोल्टा है, और एक क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है ई, ठीक है, और एक अंदर विभव पतन हो रहा है क्या, आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो सेल की जो टर्मिनल वोल्टा जो होगी, ठीक है, उसको अगर हम माइनस कर दें किसमें से, सेल का जो टोटल जो विभवांतर था पहले, ठीक है, ई माइनस, अगर मैं लिखूँ वी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, देखिए इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, हालांकि देखो इसको लिखने का तरीका जो है ना, वो किरचॉफ का नियम होता है, हम आगे के चैप्टर में किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। देखो सेल के एक चिन्ह होता है, हम सेल का चिन्ह मैंने नहीं बताया तुम्हें, ठीक है, आप बना ले, लिख लेना सेल का चिन्ह, ठीक है, सेल का प्रतीक चिन्ह, सेल का प्रतीक चिन्ह, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है सेल का, वो ये होता है भाई, एक सेल है और ये प्लस और ये माइनस, और ये सेल का होता है आंतरिक प्रतिरोध, ये होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल ई, ये ई होता है, ये होता है स्मॉल आर, ठीक है। ये वो दो टर्मिनल होते हैं, अंतिम, प्रारंभ और अंतिम, यहाँ पर ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी, ठीक है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इस तरीके से होगा, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, ये अपन जानते हैं आई, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम में क्या होता है कि इसको आप, मैं अभी एक समझने के तौर पर आपको समझा रहा हूँ केवल ओनली, किरचॉफ का नियम हालांकि आगे पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे अभी पूरा इसको समझाने के लिए पूरा समझाना पड़ेगा। देखो ये क्या है, इसका कुछ इस जगह, इस टर्मिनल पर इसका कुछ विभव होगा, ये विभव मैं लिखता हूँ क्या, वी ए, फिर मैं इधर चलता हूँ तो सेल आ जाता है, सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो क्या है, ऋणात्मक, तो मुझे इसको लिखना पड़ता है क्या, माइनस ई, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई विभव पतन होगा, लेकिन हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है, तब हम उसके लिए प्लस में लिखते हैं विभव पतन को, आई इंटू स्मॉल आर, और ये फाइनल ये वाला जो, अगर मैं इसको धनात्मक लिया है तो मुझे इस वाले विभव को क्या लिखना होता है, माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा मुझे लिखना होगा। तो ये क्या बनता है, वी ए माइनस वी बी, और ये इधर चला गया तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये ई प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, माइनस आई आर, और ये विभवांतर ही क्या है, ये सेल की टर्मिनल वोल्टा होती है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, मैं इसको लिख सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अलग से तुम्हें समझाया है कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। या अब इसको इधर ले जाओ, या देखो अब आप इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाओ, तो ये वाली समीकरण बन गई कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में इसको समझा देता हूँ। सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो कुल विद्युत वाहक बल क्या था, ई। अब विद्युत धारा प्रवाहित हुई, पहले तो वो ज़्यादा था, वो क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो मुझे विभवांतर की बात करें, अब भाई कितना विभवांतर, अब इतना विभव पतन इस पर हो रहा है, तो अब पूरा तो वो ई नहीं रहा, अब वो क्या रहा, ई माइनस वी रहा, ई माइनस वी, अब वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर कितना विभव पतन हो रहा है, आई इंटू स्मॉल आर के, ठीक है।
तो ये पूरा जो ये सिस्टम है ना, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको बना दिया। यहाँ पर भाई ये प्रतीक चिन्ह है इसका, सेल का, ठीक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और ये दोनों सेल की टर्मिनल है। इनके मध्य का जो विभवांतर है ए और बी के मध्य का, इसको हम बोलेंगे सेल का टर्मिनल वोल्टता। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये सेल निरावेशित हो रहा है, तब हम इसकी समीकरण किरचॉफ के नियम से लिखते हैं, है ना। आप इसको ऐसे याद रखो भाई, यहाँ वी ए विभव होगा, मैंने लिख दिया। फिर इधर चलते हैं, सेल आ गया, सेल का टर्मिनल का जो भी चिन्ह होता है आगे वाला, वो चिन्ह आप लो। अभी यहाँ पर क्या है, माइनस, दूसरा चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस, ये प्लस है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस, तो ये माइनस, तो माइनस, विभवांतर क्या है, ई लिख दिया। सेल की धारा प्रवाहित जो हो रही होती है, अगर हम उसके विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध पर जो विभव पतन होता है उसका चिन्ह हम धनात्मक लेते हैं, अगर हम उसी की दिशा में चलते हैं तब चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। तो अभी हम इसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसको प्लस आई आर, ये विभव पतन हुआ इस पर आई आर। फिर मैंने अगर इस को मैंने उच्च धनात्मक विभव लिया है तो मुझे इसको क्या लेना होगा, फिर निम्न ऋणात्मक विभव, तो माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। तो अब मैंने इसको अरेंज किया, वी ए माइनस वी बी बन गया। तो ये हो गया सेल की टर्मिनल वोल्टता। तो ये सेल के निरावेशन की समीकरण है। तब अब मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये v इधर गया, ये इधर आया, तो मैंने इसको क्या लिखा, v इज इक्वल टू ए माइनस आई स्मॉल आर। ये सेल के टर्मिनल वोल्टता की समीकरण है, निरावेशन की समीकरण है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। जब आप इसके लिए कोई ग्राफ भी अगर बनाते हो, ठीक है, v और i के मध्य, भाई ये i है, ठीक है, और ये क्या है, v है, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम i में वृद्धि होगी तो ये मान विभव इसमें, इस मान में से इसकी कमी करता जाएगा, जैसे ये v की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और ये इस तरीके की हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इसको बोलते हैं सेल के निरावेशन का ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, ये सेल के निरावेशन का ग्राफ है और ये सेल के निरावेशन की समीकरण है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए भाई, आप पूछो सर सेल के आवेशन की समीकरण क्या होगी, तो मैं लिख देता हूँ सेल के आवेशन की समीकरण, सेल के आवेशन की समीकरण। कुछ नहीं करना, बस आपको जो ये माइनस का जो चिन्ह है वहाँ पर आपको इसको प्लस लिख देना है, v इक्वल ई प्लस आई आर। ये सेल के आवेशन की समीकरण होती है अगर पूछा जाए तो एग्जाम में। अब इसमें आप देख सकते हो बच्चों कि इस वाले में आपको i और v के मध्य अगर आप ग्राफ खींचते हो तो प्रारंभ में अगर वोल्टता जीरो है, जैसे जैसे हम इसको आवेशित करेंगे तो बच्चों ये मान क्या होता जाएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो ये है सेल के आवेशन का ग्राफ, ये निरावेशन का ग्राफ, या निरावेशन की समीकरण, ये है आवेशन की समीकरण। लेकिन हमें यहाँ पर अब प्राप्त करना है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है। तो अब अपना पॉइंट है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है। अब हम सूत्र प्राप्त करेंगे। अब हम जानते हैं सेल के निरावेशन की समीकरण से, वोल्टता की निरावेशन की समीकरण से, या सेल के वोल्टता की निरावेशन की समीकरण से, निरावेशन की समीकरण से, ये समीकरण क्या होती है, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। बहुत सिंपल है, ई को इधर भेज दीजिए या आई आर को इधर भेज दीजिए, वी को इधर भेज दीजिए, तो बच्चों ये क्या बनता है, फिर आई आर इक्वल टू ई माइनस वी, आर इक्वल टू क्या बन गया, ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, i इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस i को क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन आर भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो इस जगह अगर मैं आई के स्थान पर मैं क्या लिखूँ, वी अपॉन आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या बनेगा, ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपॉन आर इंटू हो जाएगा इस आर के। ये हमें प्राप्त हो गया क्या, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। ये आगे काम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको याद रख लेना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया, आप या तो ये वाला टर्म भी आप ध्यान रख सकते हो, या आप सेल के निरावेशन की समीकरण याद रखो, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से R इक्वल ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर जो हम लोड प्रतिरोध यूज करते हैं, ठीक है, उसका ये मान होता है V टर्मिनल वोल्ट का, और ये E सेल का विद्युत वाहक बल है। तो ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें मिल गया। ठीक है, अगर हमें अब पूछा जाए भाई सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नया पॉइंट ले लेता हूँ, सेल में प्रवाहित विद्युत धारा। तो अब आप चेक कर रहे हो, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल में प्रवाहित विद्युत धारा। सेल में प्रवाहित विद्युत धारा हम सेल के निरावेशन के समीकरण से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपन जानते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, अब लिख देना सेल के निरावेशन की समीकरण से ऊपर V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, और चूंकि V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होता है, ये मान मैं यहाँ लिखूँगा, तो ये क्या बनेगा, आई आर इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है, ये इधर गया तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई। ठीक है, आई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई। तो बच्चों आई इक्वल टू क्या बनता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये विद्युत धारा है सेल में प्रवाहित होने वाली। ठीक है, एम्पियर। अगर बहुत सारे सेलों का कोई संयोजन हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर E इक्विवेलेंट लिखना चाहिए और यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखना चाहिए सेलों के संयोजन के लिए। किसके लिए, सेलों के संयोजन के लिए, क्योंकि हम आगे ये पॉइंट भी पढ़ेंगे, आगे वाला टॉपिक यही होगा, सेलों का संयोजन। नेक्स्ट लेक्चर में सेलों का संयोजन के लिए विद्युत धारा को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, क्योंकि सेलों के संयोजन में बहुत सारे सेल जुड़ेंगे तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल अलग होगा, तो हम इसको E इक्विवेलेंट लिखेंगे। प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध एक ही होता है, और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये सेलों के संयोजन के लिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। ठीक है, यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि सेल की में क्षय होने वाली विद्युत शक्ति। ठीक है, साथ में हम और क्या इसमें सीख सकते हैं, सेल में क्षय होने वाली शक्ति, सेल में क्षय विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, सेल में क्षय होने वाली विद्युत शक्ति। अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू, अभी मैंने